देरी के लिए तो हमने खेद जताया है, क्योंकि मैं आप स्टूडेंट से मिलने जाएंगे? एकदम जाऊंगा। मैं दरअसल कोशिश करता हूँ, मेरी हमेशा से आदत रही है कि चीज़ें पूरी स्पष्ट होने के बाद प्रतिक्रिया दूँ, हड़बड़ी में ना दूँ। तो मैं थोड़ा वेट कर रहा था, मेरा ख्याल है कि थोड़ा पहले कर देना चाहिए था। दूसरा, स्टूडेंट से अब तक नहीं मिलने की वजह वही थी कि आक्रोश जब बहुत ज़्यादा होता तो आप अपनी बात ठीक से रख भी नहीं सकते हैं। मेरा ख्याल है कि आज या कल मैं उन बच्चों से मिलूंगा और मुझे उम्मीद है, और बच्चे दिल के बड़े कोमल होते हैं, जितना जल्दी नाराज़ होते हैं उतना जल्दी वो ठीक हो जाते हैं। तो मुझे पता है कि बच्चों की नाराज़गी मुझसे क्यों है और वो दूर कैसे होगी। जो बच्चे मेंस दे रहे हैं इस बार, उनको तो मेरा निवेदन ये है कि वो पहले रुककर मेंस की तैयारी करें, बाकी बच्चे इस मुहिम में रहें। और मेरा ख्याल है कि बच्चों का प्रेशर जितना है वो ज़रूर कोई बढ़िया परिणाम निकालेगा, और बढ़िया परिणाम मेरे हिसाब से एक ही है, जिस भी बिल्डिंग में सेफ्टी पर्याप्त ना हो, चाहे वो मेरी हो चाहे किसी की भी हो, उसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं चलना चाहिए। नंबर 2, सारी एजेंसीज की सहमति से, जो समिति बनी है जिसमें मुझे भी उन्होंने शामिल किया है, सारी एजेंसीज की सहमति से एक कोई बड़ा एरिया दिल्ली में ऐसा मिले जहाँ पर सब संस्थाएं जाएं। जो ना जाना चाहे ना जाएं, लेकिन वो इतना हो जाए कि सब लोग जब वहाँ जाएंगे तो फिर दबाव में सब आते ही हैं, क्योंकि हब बन जाता है तो उसके बाद उसकी अलग एक एक्सेप्टेंस हो जाती है। और यदि उसके बाद भी ऐसा कोई नेग्लिजेंस सामने आए जिसमें बार बार बताया गया हो, तो जितनी कठोर कार्रवाई हो सके होनी चाहिए। जो हॉस्टल्स हैं, पीजीज हैं, उनके लिए भी नॉर्म्स उतने स्ट्रिक्ट होने चाहिए जितने स्ट्रिक्ट कोचिंग के लिए, क्योंकि हम जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले होते हैं उनका हॉस्टल से कोई ऐसा लिंक नहीं होता है, सिवाय इसके कि हमने एक अस्मिता स्कीम चला रखी है जिसमें हम बच्चों का रहना खाना अपने सर पे उठाते हैं। अभी दिल्ली में ऐसे करीब 500 से 600 बच्चे इस समय हैं जिनका रहना खाना हम देखते हैं। तो हम कुछ पीजी ऑनर्स से बात करते हैं, हम कुछ उनको लिस्ट देते हैं कि ये शर्तें हैं, ये आप पूरी करेंगे तो हम पेमेंट करेंगे, तो उन शर्तों को पूरा करते हैं, जिसमें ये साफ़ सफाई और इमरजेंसी में बाहर निकलने का रास्ता, वो सब चीज़ें हम उनसे पूछते हैं। लेकिन हाँ, ठीक बात है, जो नॉर्म्स कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए वो हॉस्टल के लिए भी होनी चाहिए, इसमें कोई किंतु परंतु की बात नहीं है। और ये भी ध्यान रखना है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में तो बच्चा, जैसे एक बार उसने फीस दी, लेकिन रहना है उसको 3 साल तक। और दिल्ली में मेरे ख्याल से 20-25 हज़ार से कम में 1 महीने का खर्चा नहीं चलता किसी बच्चे का। तो 1 साल में उसका रहने का खर्चा 3 लाख रुपए के आसपास है, 3 साल में 9 लाख रुपए है। असली खर्चा तो वहाँ पर होता है, तो थोड़ी सुविधाएं भी ठीक हों। तो यदि हम किसी ऐसे स्थान पर शिफ्ट हो जाएं, सब लोग, बच्चे भी, जहाँ थोड़े खुले खुले हॉस्टल्स हों, धूप हवा भी आती हो, और कोचिंग इंस्टीट्यूट भी थोड़े बड़े एरिया में हो, बेसमेंट की नौबत ना हो, सीढ़ियाँ कम से कम 2-2 हर फ्लोर पे हो इमरजेंसी के लिए, सबके लिए अच्छा है। और हो सकता है कि इस मामले में पहल हम करें, हम पीछे नहीं हटेंगे। जैसे ये जो बच्चे थे, निविन केरल से था, ये जो तान्या बच्ची है वो तेलंगाना से, उसके पेरेंट्स भी थे, शायद एक यूपी से बच्ची है। मैं पेरेंट्स से ये कहना चाहूँगा कि जब वो आए दिल्ली में, चाहे हमारे पास आए चाहे कहीं भी जाए, केवल ये ना देखें कि इंस्टीट्यूट कितना अच्छा है, टीचर्स कितने अच्छे हैं, साथ में थोड़ा सा ये भी देखें कि सेफ्टी के प्रोविजंस कितने वहाँ पर हैं। खुद जाके देखें, क्लासरूम के अंदर जाके देखें। एक सिंपल सी कसौटी मैं आपको दे रहा हूँ। सबसे पहले हर पेरेंट और हर बच्चा जब भी किसी क्लासरूम में जाए, ये ध्यान से चेक कर ले कि अगर कोई दिक्कत हुई तो निकलने की संभावना है या नहीं। मैं सामान्य भाषा में कहूँ तो कम से कम 2 एग्जिट हैं या नहीं। बहुत बेसिक सा क्राइटेरिया है। मैं जानता हूँ कि ये कहने के बाद बहुत सारे इंस्टीट्यूट मुझसे नाराज़ हो जाएंगे, वो मुझे शायद बिरादरी से बाहर कर देंगे, लेकिन मैं साफ कह रहा हूँ, जिस क्लासरूम में, बिल्डिंग में निकलने के 2 रास्ते ना हो, 2 या 2 से ज़्यादा, वहाँ आपको क्लास नहीं करनी चाहिए। अगर वो हमारा भी है तो हमारे पास भी नहीं करनी चाहिए। और अब से एक नई बात यह है कि बेसमेंट तो हम अभी ये सुनिश्चित करेंगे कि, मतलब बाकी राज्यों में बेसमेंट को लेके ऐसे कठोर नियम शायद नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हर जगह इस नियम को लागू करें।